तो जो अभी तक हमने पढ़ा, कल के सेशन में हमने जो देखा था, हठ प्रदीपिका, गिरण संहिता, पतंजलि योग सूत्र और भगवत गीता का संक्षिप्त परिचय हमने देखा था। एक बुक है चिंताहरण वेताल की, डॉक्टर चिंताहरण वेताल करके हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह करके। उनकी बुक में से ये मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो इन तीनों चारों टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें मैंने राइट टिक भी किए हुए हैं, इसको देखते चलेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। हठ योग प्रदीपिका से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं? एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, इसकी चर्चा हमने की थी जब पढ़ रहे थे इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। श्री स्वात्मा राम के अनुसार हठ योग विद्या का उपदेश किसने किया, है ना? हठ योग प्रदीपिका किसने लिखी? श्री स्वात्मा राम जी ने लिखी। कब लिखी? 14वीं शताब्दी में लिखी, है ना? ये आपने देखा था, है ना? और उनके अनुसार हठ योग विद्या का उपदेश भगवान आदिनाथ ने किया है। ठीक है ना? कितने नाथ हैं? 84 नाथ जो है, 84 नाथ माने गए हैं, 84 सिद्ध। लेकिन उसमें से 9 नाथ और महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिसमें से आदिनाथ को उन्होंने क्या माना है? हठ योग विद्या का उपदेशक माना है। दूसरा, हठ योग प्रदीपिका के पहले चैप्टर में ही एक और सूत्र आता है कि हठ योग का उद्देश्य क्या है। तो स्वात्मा राम, श्री स्वात्मा राम के अनुसार हठ योग का उपदेश दिया जाता है किसके लिए? केवल राज योग की प्राप्ति के लिए, ना कि रोगों की मुक्ति के लिए, ना केवल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। हठ योग विद्या का उद्देश्य क्या है? केवल राजयोग प्राप्ति करना। ठीक है ना? तो राजयोग के लिए हठ योग एक सीढ़ी का काम करती है, ये मेंशन किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें। ये आपको विजिबल है, 2 पेज दिख रहे होंगे, आप अपने एंड पर इसको जूम कर सकते हैं, चाहे तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर आप नहीं हो रही है, जैसे कि कट आधा कट कट के आ रहा है। आप उसको बुक्स जूम करिए, जूम सर करिए। झूम हो गया, क्लियर दिखता है पर आधी बुक कट, जैसे कि वो यानी ये डिजिट नहीं दिखाई दे रहे हैं, आधे वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसको जूम आउट करिए, जूम इन ना करके जूम आउट करिए आप, जूम हाँ आउट कर ठीक है। दीजिए, है ओके ना? सर। इसमें अगला क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैं केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। हठ योग प्रदीपिका या हठ प्रदीपिका का अर्थ क्या है? तो हठ मतलब हठ योग विद्या के लिए, प्रदीपिका मतलब जो दीपक के तुल्य है, दीपक के तुल्य प्रकाशप्रद ग्रंथ है, इसलिए इसको हठ प्रदीपिका कहा जाता है। प्रदीपिका का मतलब यहाँ पर दीपक से है। कौन सा हठ योग के सिद्ध योगी नहीं है? तो जैसे मैंने बताया ना, 84 नाथ हुए हैं, है ना? उसमें से 9 नाथ हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो हठ योग के सिद्ध योगी नहीं है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं उनके पीछे नाथ शब्द जुड़ा होता है ना? ओके। मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, सिंधुनाथ, तो ये नहीं है उसमें, है ना? आपके यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, तो उससे पता चलता है वो नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं। और नाथ संप्रदाय को जो फॉलो करते हैं उनको कनफड़ा योगी भी कहा जाता है, वो कान में कुंडल पहनते हैं। ठीक है ना? ये इनकी विशेष बात होती है। नेक्स्ट, 111, ये मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है मुझे। कौन सा सही है इसके अनुसार? तो इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कई बार सवाल ऐसा पूछेगा कौन सा सही नहीं है। हठ अभ्यास का स्थान 4 हाथ लंबा एवं चौड़ा होना चाहिए। कुटिया एकांत स्थान में होना चाहिए। कुटिया कोलाहलपूर्ण स्थान में हो। कुटिया शिला अग्नि से वर्जित हो। तो हठ योग में ये कहा गया है कि आपके 4 हाथ दूर तक कोई ऐसी चीज नहीं हो, तो ये विकल्प भी सही है। एकांत स्थान में होना चाहिए, ये सही है। कुटिया शिला अग्नि से वर्जित हो, पास में कोई अग्नि, पत्थर आग और में। जला नहीं हो, है ना? तो ये तीसरा जो विकल्प है ये ठीक नहीं है। कोलाहलपूर्ण स्थान नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण स्थान होना चाहिए।
जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें वाईसीबी एग्जाम में, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना, टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं करना है, आपके पास सफिशियंट टाइम है। क्वेश्चन को पढ़ करके फिर आप उसको, कुछ तो बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो जिस जैसे कि ये नहीं लगा होता उनको ध्यान से सॉल्व करें। हठ अभ्यास हेतु कुटिया का निर्माण संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए, ये कहा गया है कुटिया हठ योगी में। जहाँ पर हठ योगी को, जहाँ पर उसका मठ का निर्माण करना है, उस कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए। कुटिया की दीवार तथा फर्श गोबर से लिपा होना चाहिए, गाय के गोबर से लिपा होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। कुटिया तालाब के निकट हो और कुटिया में रंध्र गर्त इत्यादि ना हो, तो ये भी लिखा है कि जमीन ऊपर नीचे नहीं हो, वहां पर छिद्र इत्यादि नहीं हो, कोई रंध्र इत्यादि कोई जीव जंतु ना रहे। और कुटिया के निकट तालाब हो, ऐसा जो है नहीं कहा गया है, कुआं बताया गया है कि वहां पर कूप होना चाहिए, कुआं, कुआं। तालाब की बात की गई है ना। तो यहाँ पर ये वाला तथ्य गलत। गलत। निम्न में से कौन सा हठ सिद्धि का कारक नहीं है? ये मैंने देखो कल ही पढ़ाया था। हठ हम्म। योग प्रदीपिका से जो है आपको 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, और मैं जिन टॉपिक्स की चर्चा कर रहा हूं ये जरूर पूछे जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था, 6 साधक तत्व, 6 बाधक तत्व, है ना। अधिक खाना, अत्याहार, अधिक प्रयास करना, है ना, लोगों का संग इत्यादि 6 चीजें बताई थी। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यम चासठ विर्गो विनश्यति। 6 चीजें योग का नाश करती हैं। उत्साह, साहस, दृढ़ दृढ़ निश्चय, तत्व ज्ञान, और अधिक लोगों का संग जो का त्याग, ये क्या क्या है? साधक तत्व है। तो इसमें पूछा है कौन सा कारक कारक। नहीं है? तो उत्साह जो है हठ सिद्धि का कारक है, साहस भी है, दृढ़ निश्चय भी है ना। नियम, नियमाग्रह जो है ये क्या है? ये बाधक है, नियमाग्रह। तो ये आपका सही यहाँ पर टिक करेंगे। कौन सा सही नहीं है? हठ अभ्यास को देश में उत्तम राजा का शासन होना चाहिए, जहाँ भी करें उस देश में रहने वाली प्रजा धार्मिक होनी चाहिए, उस देश में कभी दुर्भिक्ष ना पड़ता हो, और उस देश में चोर डाकू इत्यादि का प्रवास हो। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका चौथा सही है। कल हमने बात की थी, सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे, वहां पर उपद्रवी लोग नहीं हो, भिक्षा मिल जाए, ऐसी जगह पे कुटिया का निर्माण करना चाहिए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी नीचे जो 115 करके दिख रहा होगा आपका बाधक तत्व, इसको भी आप ये ध्यान में रखिए कि 6 साधक तत्व और 6 बाधक तत्व को बाधक। आपको याद करना है। इससे क्वेश्चन पूछेंगे थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल में भी, ठीक है ना। 32। नेक्स्ट, अब इसमें हम देखते हैं योगी स्वात्माराम के अनुसार हठ अभ्यास के प्रथम अंग कौन 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 सा है? तो हमने कल बात की थी कि हठ प्रदीपिका में या हठ योग प्रदीपिका में 4 चैप्टर हैं, 4 उपदेश हैं। पहले उपदेश में क्या है? आसनों का वर्णन मिलता है। तो इसके जो चैप्टर हैं उसका सीक्वेंस भी चारों चैप्टर का पता होना चाहिए, कि पहले में आसन है, पहले में कुटिया के बारे में भी है, पहले साधक बाधक तत्व के बारे में भी है, मिताहार के बारे में भी है, यम नियम के बारे में भी है ना। तो इस तरीके से आप पहले चैप्टर में ये है, दूसरे चैप्टर में मेरा पहले वाला सेशन जो था उसको सुनेंगे तो उसमें मैंने सारी चीजों की चर्चा की है। स्वात्मा राम, योगी स्वात्मा राम के अनुसार निम्न में से कौन सा हठ साधना का अंग नहीं है? आसन है उसमें, कुंभक मतलब प्राणायाम भी है, चौथे चैप्टर में नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं भी हैं, प्रत्याहार का अलग से वर्णन नहीं किया गया उस, ठीक है ना, तो ये नहीं है। हठ प्रदीपिका में कितने आसन है? 15 आसन बताए थे ना, 15। 15 आसन। अच्छा, प्राणायाम कितने हैं हठ प्रदीपिका में? कितने हैं प्राणायाम हठ प्रदीपिका में? प्राणायाम। कल बताया। हाँ, कुंभक कितने हैं? 8 प्राणायाम बताए थे। हम्म। गिरंट संहिता में कितने हैं? 8 हैं। दोनों में 6 कॉमन हैं और 2 अलग हैं, भिन्न हैं, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। हठ प्रदीपिका में 15 आसन है, घिरण्य संहिता में कितने आसन है जरा बताइए। 32। 32। वेरी नाइस, ठीक है, 32 आसनास हैं।
जिस आसन में दक्षिण, ये तो उतना जरूरी नहीं है, आसन के बारे में आपको आज के सेशन में प्रैक्टिकल में बताया जाएगा जो आपके सिलेबस में है। आगे 1 2 0, जिस आसन के अभ्यास से उदर में कृस्ता उत्पन्न होती है या पतलापन होता है वो कौन सा है? पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन के 3 लाभ बताए गए हैं। पहला बताया गया है कि उदर पतला होता है, उदर पतला होता है, ठीक है ना। दूसरा, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और तीसरा लिखा है उसमें कि प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। 3 लाभ इसके बताए गए हैं। तो पश्चिम उत्तान के बारे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हठ प्रदीपिका में कौन से आसन को कुंडलिनी जागरणकारी बताया गया है? मत्स्येंद्र आसन को बताया गया है। कितने आसन बताए अभी हमने? हठ प्रदीपिका में 15 हैं। उसमें से 15। कौन, कितने महत्वपूर्ण थे आउट ऑफ 15? 4, ठीक है ना। 4 महत्वपूर्ण थे। उसमें से भी एक महत्वपूर्ण था एक आसन जिसे सिद्धार्थ। सिद्धासन कहा गया था, सिद्धार्थ। ठीक है। हाँ, तो सिद्धासन सबसे महत्वपूर्ण आसन बताया गया है। इसके बाद में ये नीचे वाला 1 2 3 क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। कौन से 4 महत्वपूर्ण आसन है? तो ये महत्वपूर्ण आसन के बारे में हठ प्रदीपिका से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हठ प्रदीपिका में ही और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? हम्म कौन सा आसन जो है चित्त विश्रांति का कारक है? तो बहुत ढेर सारे आसन है, उसमें से जो शवासन है वो चित्त को विश्राम देता है, मन को शांत करने वाला होता है, तो शवासन कहलाता है वो। निम्न में से कौन सा आसन नाड़ियों के मलों का शोधन करने वाला बताया गया है? सिद्धासन बताते हैं, 72,000 नाड़ियों का इससे शोधन होता है। योगी के भोजन को कहा गया, ये कल मैंने किया था, बताया था आपको, मिताहार। मिताहार में क्या बताया गया? 1/4 कम खाना है, ठीक है ना। मिताहार का कॉन्सेप्ट जो हठ प्रदीपिका के पहले चैप्टर में है। कौन सा भोजन योगाभ्यास में अपथ्य है? पथ्य क्या होता है? जो खाया जा सकता है। अपथ्य जो क्या होता है? जो नहीं खाने योग्य होता है। जो खा सकते कुल, हैं। तो कल हमने बात की थी राजसिक और तामसिक आहार नहीं खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए योगी को। तो उसमें कुल्थी की जो दाल है उसको भी अपथ्य कारक बताया गया है। कुल्थी की दाल, दाल है ना। हींग भी अपथ्यकारी बताई गई है, हींग। एक योगी के लिए प्राणायाम अभ्यास प्रतिदिन कितने बार करना चाहिए? तो ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर योगी प्राणायाम का में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो 80 कुंभक एक बार में करना है और उसको 4 बार में टोटल 320 कुंभक का अभ्यास करना है, 320 बार, ठीक है ना। तो सुबह करना है, दोपहर करना है, शाम करना है और रात्रि करना है। कितना कितना? 80 80 80 80 टाइम्स ऐसा बताया गया है Yes, ना। yes. तो टोटल 320 हो गया, ठीक है। कौन सा प्राणायाम में शरीर में पसीना, ये उतना नहीं है जरूरी। 3130, हठ प्रदीपिका के अनुसार षटकर्मों का अभ्यास उसे ही करना चाहिए जिसके शरीर में श्लेष्मा तथा मेद बढ़ी हो, जिसमें कफ दोष बढ़ा हो ना। जो 6 शोधन क्रियाएं हैं, धौती वस्ती नेति त्राटक नौली कपालभाति, उन वो जो शोधन क्रियाएं हैं हठ प्रदीपिका में बताया गया है जिनमें कफ दोष की अधिकता है, वो लोग ही इसका अभ्यास करें। 131 में पूछा गया है हठ प्रदीपिका में षटकर्म का जो 6 कर्म है शोधन क्रियाएं उनका सीक्वेंस क्या है। जैसे चैप्टर का सीक्वेंस पूछा है वैसे ही इसका भी सीक्वेंस पूछा गया है। धौती वस्ती नेति त्राटक नौली और कपालभाति, ये हठ प्रदीपिका में शोधन क्रियाओं का सीक्वेंस है। यही 6 क्रियाएं घेरंड संहिता में भी बताई गई हैं लेकिन उनका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है। उसमें है धौती वस्ती नेति, फिर नौली आ गया है यहाँ पे, नौली, और त्राटक आ गया है नौली की जगह। तो घेरंड संहिता में है धौती वस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति। हठ प्रदीपिका में है धौती वस्ती नेति त्राटक नौली और कपालभाति।
तो ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। हठ प्रदीपिका में कौन सी धौती क्रियाओं का उल्लेख मिलता है? हठ प्रदीपिका में निम्न में से कौन सी धौती क्रियाओं का उल्लेख है? वातसार नहीं है, मूल शोधन नहीं है, दंत नहीं है, वस्त्र धौती का है इसमें, ठीक है ना। इसमें धौती के प्रकार नहीं है हठ प्रदीपिका में, केवल वस्त्र धौती का उल्लेख मिलता है। घेरंड संहिता में कई प्रकार की धोती का उल्लेख मिलता है। कपाल भाती में भांति शब्द का अर्थ क्या है? चमकना, शाइनिंग। ये पूछता है। कपाल मतलब फोर हेड होता है, मस्तक, है ना। और भांति मतलब चमकना, तो ये भी पूछा जा सकता है। गजकरणी को कुंजल क्रिया के नाम से भी जाना जाता है और वमन क्रिया भी कहते हैं। वमन, तीन नाम है जो पानी पी करके हम बाहर निकालते हैं, उसको कुंजल कहते हैं, उसको वमन भी कहते हैं और गजकरणी भी कहते हैं। चित्त का स्थिर होने की स्थिति को कहा जाता है। हठ योग में एक जगह वर्णन आता है कि जब चित्त स्थिर होता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं उन्मनी अवस्था। उन्मनी अवस्था, ठीक है ना। जब चित्त स्थिर हो जाता है तो उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। इसके अलावा निम्न में से कौन सा प्राणायाम कुंभक का उल्लेख हठ प्रदीपिका में नहीं है? तो मेरा सजेशन आपको ये है कि जो है आप अ, इनके नाम याद कर लीजिए। 8 जो कुंभक हैं, प्राणायाम हैं, इनके नाम जरूर आप याद कर लीजिए। हठ प्रदीपिका में जो 8 प्राणायाम है, ठीक है ना। हठ प्रदीपिका के अनुसार पूरक के अंत में कौन सा बंध लगाना चाहिए? टेक्निकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि हठ योग में श्वास लेने को, इनहेल करने को बोला जाता है पूरक। श्वास रोकने को क्या बोला जाता है? होल्डिंग को। कोई बताएगा? श्वास रोकने को क्या बोला जाता है? पूरक तो बहुत रेचक। यस, रोकने को बोला जाता है कुंभक। तो ये पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल में भी। श्वास लेने को पूरक बोलते हैं, श्वास लेने को पूरक, श्वास रोकने को कुंभक रेचक। बोलते हैं, कुंभक। और श्वास छोड़ने को बोलते हैं रेचक। कुंभक दो प्रकार का होता है, एक अंतः कुंभक, एक बाह्य कुंभक। श्वास लेकर के रोकते हैं श्वास को तो अंतः कुंभक, और श्वास छोड़ने के बाद अगर आप होल्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड बाह्य कुंभक, ठीक है। नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक को, ये नहीं है, हम चलते हैं 143 में जो इम्पोर्टेंट है। कौन से प्राणायाम के प्रयोग से उदर, पेट के कीड़े, कृमियों का नाश होता है? ये बहुत बार पूछा गया है। कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसके अभ्यास से पेट के कीड़ों को या उदर के कीड़ों का नाश होता है? वो है सूर्यभेदी प्राणायाम, ठीक है ना। गर्म होता है सूर्यभेदी, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ते हैं, तो इसे कहते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। इसको लगातार करते हैं। जब लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ते हैं, बार बार करते हैं, तो वो चंद्रभेदी कहलाता है और वो हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है। 144, कौन सा प्राणायाम कंठस्थ मतलब गले के कफजन्य दोषों का विनाश करता है? वो है उज्जाई प्राणायाम। सांस को छोड़ करके चिन को नीचे चेस्ट से लगा करके और इनहेल करते हैं हिसिंग साउंड के साथ में। तो ये गले के जो कफजन्य रोग हैं उनको दूर करता है। तृष्णा को दूर करने वाला कुंभक कौन सा है? प्राणायाम। कुंभक मतलब प्राणायाम है। तो शीतली और शीतकारी ये कूलिंग प्राणायाम माने गए हैं, है ना, शरीर को ठंडा करने के लिए। शीतली और शीतकारी ये करना कैसे, इसको प्रैक्टिकल की क्लास में सीखेंगे आप लोग। हठ प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रिका कुंभक का अभ्यास निम्न में से कौन से आसन में करना चाहिए? पद्मासन में करना चाहिए। अधिकतर आसन हम पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन में करते हैं, लेकिन भस्त्रिका का अभ्यास पद्मासन में बताया गया है। कौन सा कुंभक यानी प्राणायाम कुंडलिनी जागरण करने वाला होता है? भस्त्रिका प्राणायाम के संबंध में कहा गया है कि वो कुंडलिनी जागरण करने वाला होता है।
रेचक या पूरक के बिना किए जाने वाला कौन सा प्राणायाम है? ठीक है ना, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। 149, हठ सिद्धि का लक्षण। हठ सिद्धि के लक्षण हठ योग प्रदीपिका में बताए गए हैं, है ना। प्राणायाम के पहले जो है, प्राणायाम के पहले या किस में है, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली, आई थिंक सेकंड जो है, सेकंड या फर्स्ट का लास्ट सूत्र है ये, फर्स्ट या सेकंड का, देख के मैं आपको बताता हूँ। हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं कि जब हठ सिद्धि होती है उसका, उसके क्या लक्षण है। शरीर में लघुता, हल्कापन आता है, लाइटनेस होता है बॉडी में, नेत्रों में चमक आ जाती है और मुख में प्रसन्नता आती है। ये हठ सिद्धि का लक्षण है। जब किसी हठ व्यक्ति को हठ योग की सिद्धि होती है तो उसके ये लक्षण बताए गए हैं। और ये बताया गया है आपको, यस, दूसरे चैप्टर का लास्ट है ना। उसमें बताया गया है कि शरीर जो है पतला हो जाता है और शरीर में हल्कापन आ जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, आरोग्यता आ जाती है, कोई रोग नहीं रहता है। बिंदु जयो, यानी कि आपका जो एक माना गया है कि सहस्त्रार से जो अमृत टपकता है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, मुख में प्रसन्नता रहती है। ये सारे लक्षण बताए गए हैं जिस किसी व्यक्ति को हठ योग सिद्ध हो जाता है। ठीक है। कौन, ये मैंने आपको बताया था नादानुसंधान की चार अवस्थाएं, प्लीज आप याद करिएगा। कौन सी कौन का इसका तीन जो ग्रंथि का भेदन भी बताया था। पहला आपको बताया था मैंने, आरंभावस्था है, घटावस्था है, परिचय अवस्था है और निष्पत्ति अवस्था है। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, इसका स्थान हृदय में होता है। इसके बाद में आपका घटावस्था आती है। घटावस्था में आपका विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है जिसका स्थान आपके गले में बताया गया है। और इसके बाद परिचय अवस्था में कोई ग्रंथि का भेदन नहीं है। निष्पत्ति अवस्था में आपकी जो है रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, जो थर्ड आई जो है ना आपका, थर्ड आई, वहां पर इसका स्थान बताया गया है। नादानुसंधान की चार अवस्थाओं को याद रखना है सीक्वेंस में, कौन सी अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है और उसका स्थान कौन सा है, ये याद रखना है। हठ प्रदीपिका सर के अनु आरंभ करने का क्या बताया था? आरंभावस्था है, दूसरा हो गया आरंभ आपका, अवस्था। दूसरा है घटा अवस्था, तीसरा है सर परिचय अवस्था। घट अवस्था में विष्णु ग्रंथि का होता है और परिचय अवस्था में? परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं है। देन ओके। निष्पत्ति अवस्था आती है जिसमें में रुद्र ग्रंथि। रुद्र। हाँ, ओके। ठीक है ना। ये जो है, एक मिनट, हम्म, ठीक है, ये याद रखना आप, ये तीनों ग्रंथियों का। नेक्स्ट इसमें है हठ प्रदीपिका के अनुसार मुद्राभ्यास का उद्देश्य क्या होता है। मुद्राओं का जो हम अभ्यास करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। कुंडलिनी को जागरण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मुद्राएं कितनी हैं, 10 आप जानते हैं। इसमें आसन 15 हैं, मुद्राएं 10 हैं। इसमें कई मुद्राएं हैं, 10 मुद्रा में एक मुद्रा आती है खेचरी मुद्रा, जिसको बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जब आप इस मुद्रा का अभ्यास को सिद्ध कर लेते हैं तो भूख और प्यास से आप मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, खेचरी मुद्रा। ठीक है ना। और भूमि में कहीं पे भी वो भ्रमण कर सकता है। ठीक है ना। तो एक ये सिद्धि भी उसको मिलती है। 8 प्राणायाम इसमें बताए गए हैं, उसमें से एक प्राणायाम है उड्डयन, सॉरी, उज्जाई प्राणायाम है। उसका भी अर्थ होता है उड़ना या फ्लाई करना। इसमें उड्डयन एक बंध भी होता है। जैसे कि प्राणायाम है, 8 प्राणायाम में एक प्राणायाम आता है उज्जाई, उसमें भी प्राण की गति नीचे से ऊपर की तरफ प्राण जाता है, इसका मतलब होता है उठना, है ना, उज्जाई। वैसे ही जो बंध है
वो 3 बंध हैं बेसिकली। एक तो हो गया आपका जालंधर बंध हो गया, दूसरा हो गया उद्यान बंध, और तीसरा हो गया आपका मूल बंध। जब ये तीनों बंध एक साथ लगाते हैं तो ये कहलाता है महाबंध, है ना। तो इसमें जो उद्यान बंध है, उद्यान बंध का अर्थ क्या होता है? ऊपर उठना, कूदना या उड़ना, फ्लाई करना। तो इसमें उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, वो सही है इसमें। अब घेरन संहिता पे थोड़ा सा बात करते हैं। हट प्रदीपिका के जितने मैंने क्वेश्चन अभी बताए, इसके इर्द गिर्द ही सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और जो अभी डिस्कस किए वही इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। घेरन संहिता में कौन सी शताब्दी में लिखी गई, है ना? 17वीं शताब्दी में हट प्रदीप, शताब्दी में। 14th में, ये 17वीं में। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें कि यस, कौन सा जोड़ गलत है। तो जो षटकर्म है, षटकर्म में नेति से हम नेजल कैविटी की सफाई करते हैं, जल नेति से नाक की सफाई होती है, ठीक है ना। धौती से पेट की सफाई होती है, आमाशय की, है ना। और बस्ती क्रिया है, उससे छोटी आंत की सफाई नहीं होती है। कौन सा जोड़ा, इसमें क्या पूछा है, विजिबल नहीं है। कौन सा जोड़ा गलत है पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको जो षटकर्म है मैं एक बार बता देता हूँ। षटकर्म में पहला क्या है? धौती। धौती से होता है अमाशय की या पेट की सफाई। बस्ती से होता है आपके रेक्टस की, यानी कि मलाशय की, और बड़ी आंत की सफाई होती है, बड़ी आंत की। धौती बस्ती। नेति से नाक की सफाई। नौली से पेट की सफाई। धौती बस्ती नेति नौली। त्राटक से आंखों की सफाई होती है। और कपाल भाती से फोर हेड हो गया, है ना, फोर हेड जो आपका माथा है। तो इसमें पूछा कौन सा गलत है। तो इसमें देखो, नेति से नाक की सफाई होती है, धौती से अमाशय, नौली से पेट, बस्ती से छोटी आंत की सफाई नहीं होती, बड़ी आंत की सफाई होती है। घेरंड संहिता में सप्तांग योग का वर्णन मिलता है, क्यों? 7 चैप्टर है ना। तो उसे सप्तांग, अंग मतलब 7 अंग उसके बताए गए हैं, ठीक है ना। कितने प्रकरण हैं? 7 ही प्रकरण हैं, क्योंकि हर चैप्टर को उन्होंने प्रथम प्रकरण, द्वितीय प्रकरण ऐसे बोला है। तो 7 चैप्टर हैं, इसलिए इसे सप्तांग योग कहा गया, और 7 अंग हैं उसमें। जैसा कि मैंने बताया था, हर घेरंड संहिता में राजा चंड कपाली और महर्षि घेरंड के बीच में कन्वर्सेशन है, संवाद है, ठीक है ना। राजा चंड कपाली और घेरंड मुनि के बीच में संवाद किया गया है। घेरंड संहिता में तत्व ज्ञान का जो कारण बताया गया है वो घटस्थ योग बताया गया है। हट घेरंड संहिता में बोला गया है आपका जो शरीर है ना, वो एक घड़े की तरीके से है। तो जैसे हम घड़े को रोज मांजते हैं, साफ करते हैं, वैसे अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, है ना, साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको मानते हैं घटस्थ योग, ठीक है ना। कौन सी सप्त साधन में गणना नहीं होती है? इसमें आप देख लेना, जैसे इसमें आसन है तो आसन से क्या होता है? दृढ़ता होती है। प्राणायाम से लघुता आती है, ठीक है ना। मुद्रा और बंध से क्या प्राप्त होता है? स्थिरता प्राप्त होती है, इस तरीके से बताया गया है। तो लघुता आती है प्राणायाम से, है ना। स्थिरता आती है मुद्रा के अभ्यास से। आसन के अभ्यास से दृढ़ता आती है, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं। बस्ती कौन सी क्रिया यौगिक एनीमा कहा जाता है? जो बस्ती क्रिया है ना, बस्ती क्रिया में हम एनस पार्ट की सफाई करते हैं, गुदा मार्ग की, इसलिए इसको एक तरीके से एनीमा के तौर पे हम देख सकते हैं। और जो बस्ती क्रिया है, इससे बड़ी आंत, पहले क्या होता है आपका, आपका ये मुख हुआ, ये आहार नाल हुई, आहार नाल से आपका क्या होता है? ये स्टमक लगा होता है, स्टमक से फिर आपका क्या होता है? छोटी आंत होती है, छोटी आंत फिर यहाँ से कनेक्ट होती है बड़ी आंत से, ये बड़ी आंत होती है। और फिर ये रेक्टस हो गया, ये आपका गुदा मार्ग हो गया। तो हम बस्ती इस पार्ट की क्लीनिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। एनीमा में भी हम पानी इंसर्ट करते हैं, बड़ी आंत में पानी जाता है, फिर मोशन के लिए भेजते हैं।
तो बड़ी आंत की सफाई होती है। गिरंट संहिता के अनुसार धौती कर्म 4 प्रकार की बताए गए हैं। ठीक है ना, धौती के 4 प्रकार हैं। अंतर्धौती के भेद कितने? 4 भेद हैं। तो इसमें जो 4 भेद बताए गए हैं उसके पहले भेद के भी 4 भेद हैं। ठीक है ना, तो इसको अभी प्रैक्टिकल में आपको कल बताया गया होगा आई थिंक, और नहीं तो मेरा कल का सेशन है उसमें जो चार्ट बनाया था मैंने, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती, उसमें मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, जो ये भेद कितने बताए गए। 6 शोधन क्रियाएं हैं, 6 शोधन क्रियाओं के भी फिर भेद बताए गए हैं इसमें। संख लघु संख प्रक्षालन में कौन से आसन करने की, कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? ताड़ासन करना चाहिए, तिर्यक ताड़ासन करना चाहिए, कटी चक्र करना चाहिए, धनुरासन नहीं करना चाहिए। कृपया आप ये ध्यान में रखें, लघु संघ प्रक्षालन जिसे हम LSP बोलते हैं, लघु संघ प्रक्षालन में 5 आसन किए जाते हैं। पहला है ताड़ासन, ये पूछा जाता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, देन तिर्यक भुजंगासन बोला जाता है, तिर्यक भुजंग भुजंगासन, और फिर है उदराकर्षण। ये 5 आसन किए जाते हैं और इसी सीक्वेंस में किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लघु संघ प्रक्षालन जो कॉलॉन की क्लीनिंग करते हैं, बड़ी आंत छोटी आंत की सफाई करते हैं, उसमें 5 आसन है और ये इसी सीक्वेंस में किए जाते हैं। अगर आपने किया होगा तो आपको मालूम होगा। शंख प्रक्षालन का जो है, शंख प्रक्षालन, इसको शंख प्रक्षालन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपकी आंत है ना, शंख को अगर आपने देखा होगा, है ना, शंख की अगर आपने बनावट को देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, अंदर ऐसे 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 आपका जिगजैग 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 उसमें आ, उसमें बल रहते हैं, है ना, फोल्ड रहता है वो। तो वैसे ही आपकी आंत भी अंदर ऐसे फोल्डेड रहती है। तो इसलिए शंख की इसलिए कह दिया। प्रक्षालन मतलब होता है धोना या शुद्ध करना, प्रक्षालन मतलब धोना, है ना। तो जैसे हम शंख को धोते हैं ना पानी डाल के, वैसे ही पूरी आंतों की सफाई करते हैं, इसलिए इसको शंख प्रक्षालन कहा गया है। और इसका उचित समय मार्च और सितंबर के बीच में होता है। ठीक है ना, वेदर चेंज होता है जब। तो ये भी पूछा जा सकता है, टाइम, उचित समय क्या है? ऋतु परिवर्तन के समय अच्छा माना गया है। अब इस पेज में आ जाइए इधर। हृदय धावती के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? मूल शोधन नहीं आता है। ये चार्ट जब आप याद करेंगे, जो मैंने अंतर्धौती के भेद बताए, ये उससे ही रिलेटेड है। कुंजल क्रिया से सफाई होती है, किससे? मुख और अमाशय की होती है। कुंजल के 2 नाम और बताए मैंने, गजकर्णी भी बोलते हैं और वमन भी बोलते हैं। वस्त्र धोती की चौड़ाई कितनी होती है? 4 अंगुल। और लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 22 से 23 फुट। ठीक है ना, 15 हाथ बताई गई है, 15 हाथ लंबाई, 4 अंगुल चौड़ाई होती है। ठीक है ना, तो ये पूछा जाता है लंबाई चौड़ाई। अच्छा, इसी से संबंधित एक और पूछा जा सकता है कि सूत्र नेति जो होती है, सूत्र नेति आपने की हो या रबड़ नेति क्या हो, उसकी जो लंबाई होती है ना, वो 1 बलिस्थ होती है। बलिस्थ, 1 बलिस्थ मतलब हो गया लगभग 6 इंच के आसपास, 6 इंच के आसपास हो गया। सर शायद कल श्रेया मैम ने 9 इंच बताया था, ऐसा कुछ बताया सिक्स टू था। सिक्स टू उसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे 6 4 नहीं होगा, ऐसे लिखा होता है 6 to 9, टू ओके टू सर। ऐसे लिखा आएगा। तो 6 to 9 के बीच वाला आप सही करिएगा, ओके सर। है ना। नेति का अभ्यास में निम्न में से कौन सा आसन प्रयोग करना चाहिए? नेति आपने कल बताया था आपको, जल नेति का के बारे में बताया होगा। कौन सा आसन में करना चाहिए? काग आसन, उकड़ू बैठ काग करके। आसन में, हाँ, तो मल्लासन में। ये एग्जैक्टली मलासन भी कह सकते हैं उसको। तो ये आपको प्रैक्टिकल में पूछेंगे और ये थ्योरी में भी कई बार सवाल आ जाता है। गिरंट संहिता में कुल कितनी मुद्रा? 25 कवर हो गया है। निम्न में से कौन सा यौन रोगों से के उपचार के लिए सहायक है? मूल बंध। 3 बंध को जरूर पढ़ लेना, ये प्रैक्टिकल में पूछेंगे। जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंद बंध, हो गया तीनों है, को बंद। लगा के, है ना, इनको कैसे लगाते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये भी देख लीजिएगा। अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए कौन सा बंध लगाना चाहिए? मूल बंध, है ना। अभी मैं ये अपान वायु के बारे में जो है ना, वायु जो पंच वायु होती है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये नेक्स्ट सेशन में करूंगा, है ना।
इसमें नाड़ी भी पढ़ाऊंगा, प्राण भी पढ़ाऊंगा, उपप्राण भी, कुंडलनी भी और चक्र भी। तो उसमें ये कहानी आपको समझ आ जाएगी, है ना। तो ये चक्र वाला भी आपको मैं बताऊंगा, इसको हम नेक्स्ट उसमें कवर कर लेंगे। प्राणायाम का अनुपात जरूर पूछता है, जो हम नाड़ी शोधन करते हैं, यानी कि पूरक, रेचक, कुंभक का एक आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए। तो पूरक 1:4:2, यानी कि पूरक यानी 10 सेकेंड अगर आप पूरक कर रहे हैं तो 40 सेकेंड आपको कुंभक करना है और 20 सेकेंड आपको रेचक करना है। 1:4:2 इज द आइडियल रेशियो, ठीक है ना। बिगनर्स के लिए तो आप 1:1:1 भी फॉलो कर सकते हैं, 1:1:1, बट दिस इज द आइडियल रेशियो, ठीक है। तो ये घिरण संहिता से क्वेश्चन हो सकते हैं। पतंजलि योग से क्या क्या पूछा जा सकता है उसको हम लोग देखते हैं। 5 मिनट में हम इसको कवर कर लेंगे, फिर प्रैक्टिकल को शुरू करेंगे। पतंजलि से पूछे जा सकते हैं, जो कल मैंने पढ़ाया था, 5 वृत्तियां याद कर लीजिएगा। 5: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये नाम। वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती हैं। यही वृत्तियां क्लिष्ट हो सकती हैं और अक्लिष्ट। अगर ये वृत्तियां अविद्या जनित होकर के होने के कारण दुख देने वाली हो जाती हैं तो ये क्लिष्ट हो जाती हैं। कौन सी वृत्ति भ्रम का पर्याय है? विपर्य, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 हैं। तो कल मैंने बताया भी था, एक चार्ट दिखाया था, यानी कि विपर्य उल्टा ज्ञान जो हो जाता है उसे विपर्य वृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। और समाधि 2 तरह की बताई थी, सबीज, निर्बीज। अब इसमें दूसरे पेज में आप देखेंगे, ये उतना जरूरी नहीं है। हमारी बुद्धि का ये कहें तो याद कर सकते हैं, सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि को क्या किया कहा जाता है? ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। जो सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि होती है उसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। कौन सी ईश्वर की विशेषता नहीं है? तो पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं। विशेषताएं क्या हैं? वो क्लेशों से मुक्त होता है ईश्वर, है ना, कर्म फल से भी मुक्त होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या है? कर्म के संस्कारों से संबंधित रहता है ईश्वर, कर्म के संस्कारों से संबंधित संबंधित नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये थर्ड वाला करेक्ट है इसमें। कौन सी वृत्ति ऐसी है जिससे आलस्य, प्रमाद और अवसाद के कारण जो है, अवसाद के कारण है? वो है निद्रा वृत्ति, है ना। निद्रा से आलस्य, प्रमाद और अवसाद, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। धुएं के को देख करके अग्नि का अनुमान लगाना का उदाहरण है अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाते हैं, कहीं पर अगर धुआं निकल रहा है तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि आग लगी होगी, तो इसको अनुमान बोलते हैं। 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं, इसको आप देख लीजिए। एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान और एक है आगम। योग में पतंजलि योग सूत्र ने 3 प्रमाण की बात की है। प्रत्यक्ष मतलब देख करके, सामने देख कर। अनुमान मतलब गैस लगा करके, अनुमान लगा करके। आगम मतलब कि पढ़ करके ग्रंथों को या गुरु से सुन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है। प्रमाण प्रमा शब्द से बनता है, प्रमाण प्रमा शब्द से बनता है मिलकर के। प्रमा का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्त करने के ये 3 जो है साधन इन्होंने बताए हैं। तो इसका अर्थ पूछा है यहाँ पर कि धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान लगाना क्या है? अनुमान प्रमाण है। वस्तु का ना रहने पर भी शब्द से ज्ञान मात्र का उत्पन्न काल्पनिक चित्त की वृत्ति को कहलाता है विकल्प। ये अगेन यही 5 वृत्तियों के बारे में जो कल मैंने चार्ट दिखाया था वो उससे रिलेटेड है, उसको आप देख लेना, पंचवृत्ति से। इसके बाद में पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि जो चित्त की जो वृत्तियां हैं, पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है? अभ्यास और वैराग्य। तो 1/12 सूत्र में बोला है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, यानी कि जो वृत्तियां हैं इनको अभ्यास और वैराग्य से रोका जा सकता है, ठीक है ना।
पतंजलि योग सूत्र के आप 3 से 4 सूत्र भी याद करके रखना। कई बार एग्जाम में प्रैक्टिकल में पूछते हैं कि कोई भी 3 सूत्र सुनाइए या 5 सूत्र सुनाइए पतंजलि योग सूत्र से, या 2 श्लोक भगवत गीता के सुनाइए, तो उनको भी आप याद रखना, है ना। वैराग्य का क्या लक्षण होता है? घर को छोड़ देना? नहीं। संसारिक कर्मों को त्याग देना? नहीं। भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति जो है उसको छोड़ देना वैराग्य कहलाता है। वो घर पे भी रह करके संसार के कामों को करते हुए भी उसको वो वैराग्य ले सकता है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनसे आसक्त जो है आसक्ति ना रखे। कौन सा तत्व सही है? ईश्वर अनादि है, यस। ईश्वर का प्रणववाचक है, यस। प्रणव मतलब ओम होता है, ओम से उच्चारण होता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, यस। तो उपर्युक्त सभी आंसर सही है। चित्त विक्षेप मैंने कल पढ़ाए थे। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेप थे, अंतराया। 9 बताए थे। +9 में से आपको 4 और बताए थे जिसे विक्षेप सह बुआ बोलते हैं, तो टोटल 13 हो जाते हैं। बट वैसे पूछा जाए तो 9 है, तो 9 को आप राइट आंसर के रूप में टिक करेंगे। चित्त विक्षेप नहीं है। संशय, आलस्य, प्रमाद, सजगता ये नहीं है। तो जो 9 है ना, ये याद रखेंगे तो इससे आपको ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अलब्ध भूमिकत्व भी यही चित्त विक्षेप है, जिसका अर्थ होता है समाधि की अप्राप्ति। सहबुआ अगेन विक्षेप जो है 9 + जो 4 बताए थे वो ये है। वो 4 कौन कौन से? दुख, दौर मनस, अंग में जयत और श्वास प्रश्वास। 4 चीजें आती हैं सहभुआ में। तो भ्रांति दर्शन नहीं है। तो 9 हो गए चित्त वो अंतराय, +4 और हैं दुख, दौर मनस, अंग में जयत और श्वास प्रश्वास। देन इसमें आ जाइए। क्लेशों की संख्या कितनी है? 5। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 5 क्लेश बताए गए हैं, पंच क्लेश। समस्त क्लेशों का मूल कारण क्या है? अविद्या। 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 हैं, जिसमें से अविद्या जो है इनकी जननी है। मूल में अविद्या, अविद्या के कारण ही बाकी क्लेश पैदा होते हैं। क्लेशों की अवस्था है। क्लेश 3 तरह: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न एवं उदार। ये तीनों ही प्रकार के क्लेशों की अवस्था, 3 प्रकार की अवस्था रहती है क्लेशों की: प्रसुप्त, तनु और उदार। प्रकृति और पुरुष का एक जैसा भान होना की अवस्था को कहा जाता है अस्मिता। अस्मिता कहा जाता है। तो ये प्रकृति और पुरुष का कॉन्सेप्ट जो है योग में भी है और सांख्य दर्शन में भी है। सांख्य दर्शन में टोटल 25 तत्वों के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रकृति और पुरुष का भी वर्णन आता है। सांख्य दर्शन में कितने तत्व होते हैं, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। सुख भोगने की इच्छा को कहा जाता है राग, और जो दुख से जो उत्पन्न होता है वो हो गया द्वेष। हम्म, मैं स्लाइड शो पे जा रहा हूँ। चल मैं एक सेट करके दे दूँ। अपने आप को म्यूट रखिए, आपका आवाज आ रहा है प्लीज। ठीक है। भगवत गीता लास्ट, इसके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको क्विकली हम लोग देख लेते हैं। भगवत गीता के जो मोटे मोटे क्वेश्चंस जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, कि इसमें प्रथम जो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। पहले जो 1 to 6 चैप्टर हैं वो कर्म योग से संबंधित है। टोटल कितने? 18 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। पहले 6 चैप्टर कर्म योग से संबंधित हैं, और 6 से लेकर के 12 तक भक्ति योग आप कह सकते भक्ति हैं। योग से 12 से लेकर के 18 तक ज्ञान योग के बारे में है। ज्ञान। कल ये भी बताया था कि ये भीष्म पर्व से लिया गया है, महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। और भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं? सांख्य योग और कर्म योग का जो है भगवत प्राप्ति के लिए ये 2 रास्ते बताते हैं। कितने अध्याय? 18 अध्याय, है ना। समय तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप भगवत गीता किस शताब्दी का ग्रंथ माने तो 500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है ये।
500 ईसा पूर्व, भगवत गीता। पूछता नहीं है बट याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें और क्या है, भगवत गीता में श्लोकों की संख्या 700 है। और कौन सा गीता के लिए क्या उपयुक्त है, गीता को क्या क्या कहते हैं, नीति शास्त्र भी है, योग शास्त्र भी है, ब्रह्म विद्या शास्त्र भी है, उपर्युक्त सभी है। आप भगवत गीता को नीति शास्त्र भी कह सकते हो, कि सभी चीजें। भीष्म पर्व के 23 से 40 श्लोक, इतना याद नहीं करना, भीष्म पर्व याद रखिए केवल। इसकी दो परिभाषाएं आती हैं, जो 1/48 और 1/50। इसमें है समत्वम योग उच्यते, और 150 में योगा कर्मसु कौशलम। ये जरूर याद करिएगा, 1/48, 1/50। स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है स्थित प्रज्ञ का, कि स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है। वो दूसरे चैप्टर में मिलता है, 55 से लेकर के 58 के बीच में। ठीक है ना। योगक्षेम शब्द का अर्थ है नई वस्तुओं के प्रति की प्राप्ति और प्राप्त हो चुकी वस्तुओं की रक्षा करना, योगक्षेम कहलाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो ये है। तो दैट्स इट। जो आज मैंने पढ़ाया है क्वेश्चंस, वो जो भी अभी 3 ग्रंथ पढ़ाए थे उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ाया था, उससे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको, इसकी पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। कल हम मतलब मंडे, कल तो नहीं करेंगे क्लास, मंडे को प्राण नाड़ी कुंडलिनी चक्र आदि के बारे में पहले मैं पढ़ाऊंगा। उसके कुछ चार्ट मैं आपको उसमें पीपीटी में दूंगा, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। उस चक्र कितने होते हैं, उनका स्थान क्या होता है, उनका मंत्र, बीज मंत्र क्या होता है, कलर क्या होता है, पंचकोश कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है कल आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच श्रेया, इन ओवर टू यू। आप प्रैक्टिकल में आज क्या है, आसन के बारे में है। यस सर, सूर्य नमस्कार और आसन। हाँ तो ठीक है, आज सूर्य नमस्कार आसन को आप देख लीजिए। क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हो प्रैक्टिकल में, उनको फोकस करिएगा। थैंक यू। आप लोगों को ब्रेक चाहिए? 2-3 मिनट का तो आप ब्रेक ले सकते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट। नो मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। पीपीटी विजिबल है? यस मैम। ठीक है। आज सेशन 3 है। नेक्स्ट मतलब इसी से, मतलब इसके जो हमने कल तक पढ़ा था उसके बाद की ही चीज है, यहीं से आपका स्टार्ट होगा आफ्टर स्थूल व्यायाम, जो हमने पढ़ा था सेकंड सेशन में, सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम। नेक्स्ट आपका आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हम लोग जो सीखेंगे वो है शिवानंदा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपको हर स्टेट में अलग अलग तरीके से करने को मिलेगा। अगर आप साउथ में जाएंगे तो अलग फॉलो करते हैं, आप नॉर्थ में करेंगे, यहाँ पर करते हैं तो वो थोड़ा अलग फॉलो होता है। तो हर का डिफरेंट स्टाइल होता है, बट हम जो करते हैं वो है शिवानंदा सूर्य नमस्कार। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आप कौन से किसको फॉलो करते हैं, तो यू हैव टू टेल कि हम लोग शिवानंदा सूर्य नमस्कार करते हैं। और ये आपको कौन सी बुक में मिलेगा? बुक का आप नाम लिख सकते हैं APMB, विच इज आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। दिस बिहार पब्लिकेशन का बुक है। आपको ये कहीं हठयोग टेक्स्ट में या घिरण संहिता में नहीं मिलेगा। आसन प्राणायाम मुद्रा बंद APMB का बुक है, उसमें आपको सूर्य नमस्कार का पूरा आपको सीक्वेंस मिलेगा। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार मीन्स टू प्रे, एक सेकंड, to pray to the Lord sun salutation towards the
लॉर्ड सन। अब आप इसमें देख रहे हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है लर्न करना सूर्य नमस्कार में, वो देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आपको आसन के नेम पता होने चाहिए 1 से 12 तक। आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर पिक्चर लगा हुआ है और साइड में जो है वो आसन के नेम है। पहला आसन है आपका प्रणाम आसन, इसको हम प्रार्थना मुद्रा में करते हैं। ब्रीदिंग आपको पता होनी चाहिए और साथ में आपको मंत्रास भी पता होने चाहिए, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहला है आपका प्रणाम स्थिति, जिसमें हम ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हैं, बिल्कुल अभी मैं करके भी बता दूंगी एक राउंड। सेकेंड आपका आता है, सेकेंड स्टेप है आपका हस्त उत्तान आसन, जिसमें हम इनहेल करते हैं बिकॉज दिस इज द बैक बेंडिंग पोज। थर्ड एक्सेल फॉरवर्ड बेंडिंग पाद हस्त आसन। फोर्थ इनहेल करते हुए सांस भरते हुए राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, अश्व संचलन आसन। फिफ्थ दंड आसन, या फिर इसको फलक आसन भी बोला जाता है कहीं टेक्स्ट बुक में। इसमें आपका एक्सेल होगा, ब्रीद आउट। नेक्स्ट आएगा अष्टांग नमस्कार, जिसमें आप नी ड्रॉप करते हैं, चेस्ट और चिन को ड्रॉप करते हैं, हिप आपका ऊपर उठा हुआ रहेगा। इसमें आप ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल। नेक्स्ट आपका आता है भुजंग आसन, जिसमें आप इनहेल करते हैं। नेक्स्ट आएगा एक्सेल पर्वत आसन। फिर वापस से जो पैर आप पीछे लेकर गए थे राइट लेग, वही पैर आप आगे लेकर आएंगे 9th स्टेप में, अगेन अश्व संचलन आसन। नेक्स्ट आएगा आपका 10th एक्सेल पाद हस्तासन, 11 हस्त उत्तानासन एंड 12 प्रणाम स्थिति। तो इसमें बोलते हैं, आप सामने देख रहे हैं 2 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार इज इक्वल्स टू 1 राउंड। जब आप 2 राउंड करते हैं, एक बार हम लोग फर्स्ट राउंड में राइट लेग पीछे लेकर जाते हैं 4th स्टेप में और राइट लेग आगे लेकर आते हैं एक राउंड। सेकेंड राउंड में लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाएंगे और लेफ्ट लेग आगे लेकर आएंगे, तो दोनों मिलाकर के 1 राउंड होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, क्वेश्चन जरूर आता है कि सूर्य नमस्कार में टोटल कितने स्टेप्स हैं। जनरली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन 7 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा। तो स्टेप्स अगर पूछा जाता है तो आपको 12 ही लिखना है। टोटल नंबर ऑफ आसनास अगर हम शिवानंदा कर रहे हैं तो ये 8 आसनास का है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्वत आसन तक 8 आसन हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद के आसन रिपीट होता है। और कहीं जगह जो फलक आसन है, दंड आसन है, इस स्थिति में लोग पर्वत आसन करते हैं, ठीक है, तो वो 7 हो जाएंगे। पर आपको ये क्वेश्चन वहां पे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि कहीं जगह तो 7 होता है और कहीं जगह 8 होता है। तो आपको बोलना है क्योंकि हम शिवानंदा सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो उसमें 5th स्टेप दंड आसन की स्थिति होती है, इसलिए ये टोटल 8 आसन है। क्लियर? यस मैम। और मंत्रास आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है सेकंड स्टेप पे कौन सा आसन है, सेकंड स्टेप पे कौन सा मंत्र है, तो आपको ऐसे लाइन वाइज नहीं पूछेंगे। परफॉर्म करने को दे सकते हैं कि आप सूर्य नमस्कार विद आसन विद नेम परफॉर्म करिए, आपको नाम भी बोलना है, परफॉर्म भी करना है, या सूर्य नमस्कार विद मंत्रास परफॉर्म करिए, या सूर्य नमस्कार विद ब्रीदिंग परफॉर्म करिए, या फिर नॉर्मल सूर्य नमस्कार परफॉर्म करिए। ये 4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको मंत्र पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए, ठीक है, दोनों चीज, और आपको ब्रीदिंग पता होनी चाहिए, कैसे भी पूछा जा सकता है। जब इसका वाइवा का टर्न आएगा, जब आपका डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपसे इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स पूछ सकते हैं। वो आप सामने देख रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बॉडी को टोन करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। साथ में मंत्रास आपको लर्न करने हैं अच्छे से, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, स्पेशली लेवल 3 स्टूडेंट्स जो दे रहे हैं कि 8th स्टेप पे कौन सा मंत्र है, 10th पे कौन सा है, 3rd पे कौन सा है, तो आपको इस तरीके से याद रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं मंत्रा सामने लिखे हुए हैं, मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, फिफ्थ पे खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्य गर्भाय नमः, 8 मरीचाय नमः, 9th आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः एंड 12th इज भास्कराय नमः। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं एक बार परफॉर्म करके बता सकती हूँ, आप एक बार देख लेंगे सामने स्क्रीन। तो अगर आपसे सूर्य नमस्कार परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, पहला आता है प्रणाम स्थिति, ब्रीदिंग नॉर्मल। दूसरा आता है इनहेल, सांस
करते हुए हस्तोत्तानासन। तीसरा सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। चौथा राइट लेग पीछे लेकर जाएंगे, इनहेल अश्व संचलनासन। फिफ्थ आएगा दंडासन, एक्सहेल। 6 drop your knee, chest tension, ashtanga namaskar. 7 inhale bhujangasan. 8 exhale parvatasan. 9 right leg forward ashwa sanchalanasana. 10 padhastasana. 11 hastottanasana and 12 pranam sthiti. इस तरीके से आपको वहां पे परफॉर्म करना है। ब्रीदिंग भी आ गया, आसन का नाम भी आ गया और परफॉर्म भी हो गया। इसी की जगह अगर आपको मंत्र बोलते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो आप साथ में मंत्र भी बोलेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। जैसे ओम मित्राय नमः, ओम प्रभये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अर्काय नमः। खास करा इस तरीके से आपको वहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, आप देख सकते हैं। जिनको मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी का सर्जरी हुआ है, हर्निया का प्रॉब्लम है, वो लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर को अगर उस टाइम पे उनका कंट्रोल है एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, तो आप धीरे धीरे उनको करवा सकते हैं, बट बढ़ा हुआ है तो अवॉइड करना पड़ेगा। प्रैक्टिशनर्स हुआ है जिनको कमर दर्द का प्रॉब्लम है, तो आपको उस टाइम पे इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा कि आपको कुछ स्टेप्स में उनको, जैसे मान लीजिए दंड आसन है तो नीज ड्रॉप करके करवाना पड़ेगा, तो आपको ये वहां पे एग्जाम में बोलना पड़ेगा। प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार एम्प्टी स्टमक प्रैक्टिस करना चाहिए, और अगर आप खाना खाने की बात कर रहे हो तो कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए आपके प्रैक्टिस में। ठीक है, प्रैक्टिस करने के पहले, सूर्य नमस्कार के पहले आपका वार्म अप होना चाहिए। और अब आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस इसी तरीके से है, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम एंड देन सूर्य नमस्कार। पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। ऑल क्लियर? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट आपके आएगा योगासन। सूर्य नमस्कार में जितने क्वेश्चंस बनते हैं उतने मैंने बता दिए हैं। मोस्टली आपसे इसके बेनिफिट्स पूछेंगे बाद में, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशंस पूछ सकते हैं, और कौन से स्टेप पे कौन सा आसन है, आसन के नेम, मंत्रास, ब्रीदिंग, ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आएगा योगासन। आपसे सूर्य नमस्कार कराने के बाद जो आपके सिलेबस में है लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर, जो लेवल 2 दे रहे हैं वो लेवल 2 देखेंगे, जो लेवल 3 दे रहे हैं वो लेवल 3 का सिलेबस एक बार देखेंगे। कोई भी 3 आसन परफॉर्म करने को देंगे पूरे सिलेबस में से। ऐसा भी हो सकता है वो बोले कि 2 आसन आपको सिलेबस में से करना रहा है, एक आसन आप आपके चॉइस का भी कर सकते हैं, बट आपको आसन सारे आने चाहिए, आसन के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा आसन के बेनिफिट पता होने चाहिए, तीसरा आसन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस और प्रिकॉशंस भी पता होने चाहिए। आपने देखा, आपने पढ़ा है, अभी टेक्स्ट में सर ने पढ़ाया था कि हठ प्रदीपिका में टोटल 15 आसन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिरण संहिता में टोटल 32 आसन है, ये पूछा जा सकता है। पतंजलि योग सूत्र में 0 आसन है, उसमें कोई आसन का वर्णन नहीं है, उसमें सिर्फ आसन की डेफिनेशन दी हुई है, आसन के क्या लाभ है वो दिया हुआ है। स्थिर सुखम आसन, सिर्फ आपको सूत्र मिलेगा, आसन नहीं मिलेंगे कि कौन से करने हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरी में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में भी आ सकता है। पतंजलि योग सूत्र 0, हठ प्रदीपिका 15, कैटेगरी भी होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आसन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है। देयर आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द कल्चरल, सेकंड इज मेडिटेटिव और थर्ड इज रिलैक्सेशन। आपने देखा होगा मेडिटेटिव वही जिसमें आप बैठ करके प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं। तो प्राणायाम और ध्यान किसमें करते हैं हम लोग? सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन हो गया, भद्रासन हो गया, इसमें बैठ करके हम मेडिटेशन या फिर प्राणायाम करते हैं, इसलिए इसको इस कैटेगरी में डाल दिया। एक कैटेगरी है आपका रिलैक्सेशन, जिसमें हम हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं आफ्टर आसन प्रैक्टिस, जैसे कि शवासन, मकर आसन या शशांक आसन, इस तरीके के आसन, या चाइल्ड पोज आप जिसको बोलते हैं, या बाल आसन, जिसमें हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, वो आपका रिलैक्सेशन कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी आसन बचते हैं, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, हस्तोत्तानासन, अश्व संचलन आसन, अर्धचंद्रासन, चक्रासन, शीर्षासन, बाकी के सारे आसन आपके आ जाएंगे कल्चरल में। तो क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा
कि आसन को कितने कैटेगरी में डिवाइड करा है, तो आप ये 3 कैटेगरी बोल सकते हैं, कल्चरल, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है जो हम आजकल के टाइम पर देखते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन और नीलिंग आसन, जैसे कि उष्ट्रासन वगैरह हम घुटनों के बल करते हैं। स्टैंडिंग में आपके त्रिकोण आसन हो जाएंगे, जितने भी खड़े रह करके आसन होते हैं। सिटिंग में आपके पश्चिमोत्तानासन, जितने भी बैठ करके आसनास होते हैं। एक कैटेगरी होता है प्रोन आसन, मतलब उल्टा लेट करके। एक होता है सुपाइन, मतलब सीधा लेट करके। एक कैटेगरी ऐसी भी दे दी गई है। एक कैटेगरी में जैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बैक बेंडिंग आसन, मतलब पीछे झुकने वाले। एक हो जाएगी फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकने वाले। एक हो जाएगा इन्वर्टेड पोस्चर्स, जिनको बोलते हैं टॉपसी टर्वी, मतलब जिसमें आपका सर नीचे रहता है, पैर ऊपर, जैसे कि शीर्षासन, सर्वांगासन और पर्वतासन। ये सारे आसनास हो गए। ठीक है, आर्म बैलेंसिंग। तो ये आगे बहुत सारी कैटेगरीज अभी आजकल लोगों ने दे दी है, बट जो मेन है वो आपको ये 3 पता होने चाहिए, और इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। स्टैंडिंग में कौन से आते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग में कौन से आसनास आते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि भुजंग आसन की कैटेगरी क्या है, तो आप बोलेंगे कि कल्चरल में भी आ सकता है, बैक बेंडिंग भी है और प्रोन भी है, उल्टा लेट करके भी करते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? अदरवाइज हम नेक्स्ट आसन पे चलते हैं। आज हम लोग 10 से 12 आसनास देखेंगे। ठीक है, पहला आसन आता है आपका ताड़ आसन। आवाज आ रही है ना? यस कोई भी मैम। एक जगह अनम्यूट करके बोल दीजिए। ठीक है, ओके। पहला आसन है आपका ताड़ आसन। ताड़ आसन अगर आपको वहां पे करने को बोले, अब देखिए इसमें तीनों ताड़ आसन है। ठीक है, तो आप इसमें समस्थिति भी इसको बोला जाता है। दोनों पैरों को पास में मिला लेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, इनहेल करते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को लॉक करेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर। वहां पे आपको हील्स ऊपर नहीं उठाना है, आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। दिस इज योर ताड़ासन। तो अगर आपको वहां पे बोलते हैं ताड़ासन परफॉर्म करिए, तो आपका ये ध्यान रखना है कि आपका आसन में आने और जाने का तरीका सेम। ताड़ आसन के बेनिफिट्स सामने लिखे हुए हैं, प्रिकॉशंस भी हैं। ताड़ मींस माउंटेन, तना जिसको आप बोलते हैं। समस्थिति भी इसको बोला जाता है संस्कृत में। समस्थिति मतलब अपराइट, स्ट्रेट खड़े होना, बिना किसी मूवमेंट के, एकदम स्टिलनेस, स्थिरता के साथ खड़े होना। ये क्या करता है? आपके पोस्चर को इंप्रूव करता है ताड़ आसन। आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा बॉडी के अंदर। बैक और हिप्स और लेग्स के लिए अच्छा है। इवन साइटिका का प्रॉब्लम भी होता है, उसको भी क्योर करेगा। गुड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बैलेंस को इम्प्रूव करता है। तो ये बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए। जो जितने भी आसन आपसे वहां पे परफॉर्म करवा रहे हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। प्रिकॉशंस आपको कुछ लेने हैं। डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योर नीज। घुटने पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अगर मान लीजिए किसी को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, तो उनको आप वॉल के सपोर्ट से करवा सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो हाथ ऊपर स्ट्रेच नहीं करेंगे, हाथ नीचे रख करके होल्ड करवाना है। किसी को मान लीजिए हील का प्रॉब्लम है, हील में पेन रहता है, तो एड़ियों को ऊपर नहीं उठवाएंगे। तो ये सब चीजें आपके प्रिकॉशंस में आएंगी। नेक्स्ट आसन है आपका हस्त उत्तान आसन। हस्त मतलब आ जाएगा आपका हाथ। उत्तान मतलब जहां पे भी आपको उत्तान दिख जाए, मतलब स्ट्रेच करना। तो हस्त उत्तान आसन। हस्तोत्तान आसन सूर्य नमस्कार का सेकंड स्टेप भी है। कैसे करते हैं? इसमें हम पहले ताड़ासन की स्थिति में खड़े होंगे। सावन स्थिति में पैर मिले हुए रहेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है और हल्का सा पीछे की तरफ झुकेंगे। ये चीज नहीं करनी है कि आपने हिप पीछे रह गए और हाथों को पीछे लेकर जा रहे हैं। पूरा आपको हिप को भी आगे की तरफ पुश करना है। बॉडी को लेंथ लंबा करते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे और यहीं पर होल्ड करना है। ध्यान रखें, जब भी आप आसन में होल्ड कर रहे हैं तो ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल, क्योंकि इनहेल और एक्सहेल, श्वास भरना और छोड़ना सिर्फ आसन में आने और जाने का ही तरीका है। आप रोकते नहीं हैं श्वास को, इस चीज का ध्यान रखें। तो आपको वहां पे जितनी देर बोला जा रहा है होल्ड करने को, आप उतनी देर होल्ड करेंगे और फिर वापस वो आपको नॉर्मल बोल देंगे, नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए। तो आप धीरे से वापस आ जाएंगे। बेनिफिट्स क्या है? इट रिलीव द muscle pain in your shoulder, arms and neck. And major benefit is this is good for back pain. कमर दर्द के लिए अच्छा है। जिनको हल्का कमर दर्द रहता है वो लोग बैक बेंडिंग के पोस्चर्स कर सकते हैं। एंड
अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। इट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, इसलिए बैक के लिए भी अच्छा है। चेस्ट ओपनिंग आसन है, इसलिए अस्थमा के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इट इम्प्रूव योर पॉस्चर्स, पॉस्चर्स को भी इम्प्रूव करता है। प्रिकॉशंस आपको कुछ लेने हैं कि आपके आर्म्स फुल्ली स्ट्रेच होने चाहिए, इनहेल करना है, इनहेल करते हुए पीछे झुकेंगे, एंड ट्राई टू एक्सपैंड योर चेस्ट फुल्ली, जितना पॉसिबल है आपको उतने अपने लंग्स और चेस्ट को एक्सपैंड करना है। प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको जो लेने हैं आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। मान लीजिए किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जिनको पीछे देखने में चक्कर आते हैं, वर्टिगो प्रॉब्लम है, तो इसमें पीछे देख, आपको बोलना पड़ेगा वहां पे अगर पूछा जाता है तो वो लोग हेड सामने देख करके फिर करेंगे। माइग्रेन है किसी को, या बैक में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है ज्यादा, तो वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। अदरवाइज अगर नॉर्मल बैक पेन है तो आप इनको होल्ड करवा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका वृक्षासन। वृक्ष मतलब ट्री। वृक्षासन कैसे करना है सभी को मालूम होगा। लेफ्ट फुट ग्राउंडेड रहेगा, राइट नी को बेंड करना है, राइट सोल को लेफ्ट लेग के इनर थाई पर टच करेंगे। देन दोनों हाथों को साइड से स्ट्रेच करना है, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे, सामने एक पॉइंट पर देखना है। तो आसन में आप जिस तरीके से जा रहे हैं उसी तरीके से वापस भी आएंगे। तो ये आपका वृक्षासन है। एग्जाम में अगर आपको मिलता है तो आप उस साइड से परफॉर्म करें जिस साइड से आपका बैलेंस थोड़ा बेटर है, ताकि आपका ऐसे कॉन्फिडेंस लूज ना हो। बेनिफिट्स, दिस इज गुड फॉर, इट विल स्ट्रेंथन योर लेग्स। बैलेंसिंग पोज हमेशा आपके लेग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये याद रखें। इट इम्प्रूव बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छा है, स्पेशली किड्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रिकॉशंस आपको क्या लेने हैं, मान लीजिए किसी का नी का सर्जरी हुआ है, ठीक है, ज्यादा ओबेस है, बहुत ज्यादा मोटापा है, तो वो लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको बॉल के साथ होल्ड करवाएंगे। और हमेशा ध्यान रखें, अगर आप पैर इनर थाई पर रखेंगे या फिर घुटने के नीचे रखेंगे, कोई भी घुटने के पास पैर नहीं रखेगा। जनरली हमने देखा है लोग बैलेंस बनाने के चक्कर में अपने पैर को यहाँ रख लेते हैं, इस तरीके से रख लेते हैं, तो नी पर प्रेशर पड़ेगा। तो या तो उनसे बोले कि पैर नीचे रखिए या फिर ऊपर की तरफ, दोनों में से एक जगह, और बॉल का सपोर्ट भी लिया जा सकता है। सो इन केस ऑफ एनी सर्जरी और इंजरी अवॉइड करना है, या फिर आप आसन को मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक बॉल का सपोर्ट दे दिया, पैर नीचे रखवा दिया, इस तरीके से। नेक्स्ट है अर्ध चक्रासन। अर्ध मतलब आधा, चक्र मतलब व्हील, और आसन मतलब पॉस्चर। अर्ध चक्रासन मतलब हाफ व्हील पोज। कैसे करना है, सेम, पहले ताड़ासन की स्थिति में जाएंगे, जिसका स्थिति, दोनों पैरों में हिप विड्थ जितना डिस्टेंस रहेगा, हाथों को कमर के पीछे रखा जाता है, जिसमें आपका अंगूठा अंदर आएगा और फिंगर्स बाहर की तरफ। लोअर बैक को अच्छे से सपोर्ट करना है, एल्बोस बाहर नहीं रहेंगी, एल्बोस पीछे की तरफ, तो कंधों को पीछे की तरफ रोल करना है, एल्बोस पीछे जाएंगे। एल्बोस पीछे क्यों, ताकि आपका चेस्ट मैक्सिमम एक्सपैंड हो और ब्रीदिंग थोड़ा डीप हो। सांस भरते हुए शोल्डर्स को रोल करेंगे और पीछे की तरफ झुकना है, और यहीं पर होल्ड करें। तो अगेन इसकी वही बेनिफिट्स हैं जो आपके हस्तोत्तानासन के बेनिफिट्स थे, जैसे कि गुड फॉर बैक पेन, गुड फॉर सर्वाइकल, मतलब जिनको मान लीजिए हंच बैक है, कुबर निकल जाता है, उनके लिए अच्छा है। बट सर्वाइकल वालों को हेड ड्रॉप नहीं करवाना है, वो सामने देख करके होल्ड करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। चेस्ट मैक्सिमम एक्सपैंड है तो अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा है। सामने देख सकते हैं आप, बेनिफिट्स इसमें लिखे हुए हैं। सॉरी, एक सेकेंड। इट इज नोन एज हाफ व्हील पोज। इट इम्प्रूव लंग कैपेसिटी, इट हेल्प टू it will help you to release your back and spine muscle pain. It relieves shoulder and neck pain. This asana also help to stimulate abdominal organs. मतलब ये हमारे एक gentle massage होता है abdominal organs के लिए, तो digestion के लिए भी बहुत अच्छा है। Precautions क्या लेने हैं, people suffering from serious spine, जैसे slip disc का problem है, hip पे कोई injury है या फिर surgery हुआ है, उनको avoid करना है। High blood pressure के लिए भी avoid करेंगे, या फिर आप बॉल के सपोर्ट के साथ उनको करवा सकते हैं। ट्राई नॉट टू बेंड फ्रॉम लंबर, इंस्टेड बेंड फ्रॉम द अपर बैक। इसका मतलब ये है कि जनरली जब हम बैक बेंडिंग के आसन करते हैं, जैसे अगर मैं यही आसन कर रही हूँ तो जनरली लोग इस तरीके से झुकते हैं, जो कि नहीं करना है।
क्योंकि ये लोअर बैक पे प्रेशर आएगा तो बैक पेन ठीक नहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या करना है, सीधे खड़े होना है, पहले अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, मतलब लेंथन करेंगे, लंबा करेंगे, फिर सांस भरते हुए आपको अपने अपर बैक से बेंड करना है। डिफरेंस दिख रहा है? दिस इज आई एम बेंडिंग फ्रॉम माय लोअर बैक एंड नाउ हियर आई एम बेंडिंग फ्रॉम माय अपर बैक। सो यू हैव टू बेंड फ्रॉम योर थोरैसिक, नॉट हियर, नीचे नहीं जाना, ऊपर की तरफ से चेस्ट को मैक्सिमम एक्सपैंड करते हुए फिर नीचे की तरफ झुकेंगे in all the back bending poses, not just Ardha Chakrasana. नेक्स्ट आता है आपका पादहस्तासन। साथ में ये भी देखते जाएं, जैसे कि हस्त उत्तानासन एक बैक बेंडिंग पोज है, तो पूछा जा सकता है, काउंटर पोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखें। वो पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए हस्त उत्तानासन और अर्ध चक्रासन का काउंटर पोज क्या होगा, क्योंकि हम इसमें पीछे झुक रहे हैं तो आगे झुकना भी इंपॉर्टेंट है। तो पादहस्तासन, तो अर्ध चक्रासन और हस्त उत्तानासन दोनों का काउंटर पोज होगा आपका पादहस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। नेक्स्ट आपका पादहस्तासन ही है, यस। वृक्षासन का काउंटर पोज क्या होगा? दिस इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि हमने राइट से किया तो हम लेफ्ट से रिपीट करेंगे, इसका कोई काउंटर पोज नहीं है, दिस इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री आसन। नेक्स्ट आता है आपका पादहस्तासन। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ और आसन मतलब पॉस्चर। ये आपको बहुत तरीके से मिलेगा हर एक टेक्स्ट बुक में। इसमें जो करा हुआ है, इन्होंने अपने पैरों के पास हाथों को रखा हुआ है, तो इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करते हुए अपने हिप को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, जितना पॉसिबल है स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए दोनों हाथों को फ्लोर से टच करेंगे और चिन को नी से टच करेंगे और स्टे करेंगे विद द ब्रीदिंग नॉर्मल। कुछ लोग आपने देखा है दोनों हाथों को अपने फुट के अंदर रखते हैं, आपने कुछ देखा है दोनों हाथों से वो अपने एंकल को ग्रैब करते हैं, बट एग्जाम में आपको हाथों को साइड में रखना है और फिर जाना है। दिस इज पादहस्तासन। और अगर मैं इसका काउंटर पोज पूछूं पादहस्तासन का, तो क्या हो जाएगा? अर्ध चक्रासन। तो काउंटर पोज आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। Benefits of Padhastasana. Pad means foot, Hast means hand. This posture is done by back bending forward. इसमें हम आगे की तरफ झुकते हैं। Good for digestion, good for all the abdominal organs. जितने भी organs हैं हमारे स्टमक में, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। Gastric problem रहता है किसी को, उनके लिए अच्छा है। And it stretches the hamstring. These are our hamstring muscles, calf muscles, glute muscles. इनको stretch करता है। So you will feel the stretch from heel to your head. ठीक है? Precautions and contraindications क्या है? People suffering from back pain. This is important question. Question आ सकता है theory में भी। आपको एक question दे देंगे कि बैक पेन, कमर दर्द के लिए कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दे दिया पादहस्तासन, ठीक है, ऑप्शन दे दिया मान लीजिए आपको उत्तान आसन, या फिर ऑप्शन दे दिया आपको हल आसन, और एक दे दिया भुजंग आसन। तो तीनों आसन फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, तो एक आसन बचा भुजंग आसन। तो भुजंग आसन पे आपको टिक करना है, बिकॉज बैक पेन के अंदर बैक बेंडिंग पोजेस आर अलाउड बट फॉरवर्ड बेंडिंग इज नॉट अलाउड। इस चीज का खास करके ध्यान रखेंगे, और ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि नीचे झुकने वाले आसन बैक पेन में अलाउड नहीं है। तो पीपल सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम जिनको है, या फिर स्टमक का सर्जरी हुआ है, वो इसको अवॉइड करेंगे। डू नॉट फोर्स और स्ट्रेन, जबरदस्ती नहीं करना है। और इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह ये सब अवॉइड करेंगे। इसमें लिखा हुआ है अवॉइड आर्चिंग योर बैक, इंस्टेड यूज स्ट्रैप, ब्लॉक और बेंड योर नीज। जनरली जिनका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है वो जबरदस्ती नीचे पुश करते हैं जाने के लिए, वो नहीं करना है। आप चाहे तो घुटनों को मोड़ सकते हैं, आप चाहे तो अपने कोई स्ट्रैप या ब्लॉक वगैरह, योगा ब्लॉक्स जो आती है, वो यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका त्रिकोणासन। त्रिकोणासन इज ऑल्सो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री पोज, बिकॉज हम राइट से करेंगे तो हम लेफ्ट से भी करेंगे। इसको भी समझेंगे। इसमें आप दोनों पैरों में गैप रखते हैं लगभग 3 से 3.5 फीट का। राइट पंजे को बाहर रखेंगे 90 डिग्री पर और लेफ्ट पंजा अंदर रखेंगे।
जनरली क्या करते हैं, जैसे लेफ्ट पंजा अंदर किया ये हिप मूव हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। आपकी दोनों हिप बोन्स पैल्विक एक लाइन रहेगी, मैं अंदर यहीं से दोनों हाथों स्पाइन को एक्सटेंड करते हुए लेकर जाएंगे, जितना आपसे जाया जाता है उतना जाए और यहीं पर होल्ड करें। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे, कंफर्टेबल नहीं है तो सामने देख सकते हैं। मान लीजिए किसी को इसके प्रिकॉशंस की अगर मैं बात करूं, किसी को अगर मान लीजिए सर्वाइकल है या नेक पेन बहुत ज्यादा है तो वो ऊपर नहीं देखेंगे, सामने देख करके होल्ड करेंगे। बाकी के लोग ऊपर देख करके आपको होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। जनरली इसमें जो लोग गलती करते हैं वो करते हैं आगे की तरफ झुक करके होल्ड करते हैं, ये नहीं करना। आपका बॉडी पीछे रहेगा, भले ही आप आगे जाएंगे तो आपका बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर रहना चाहिए, और फिर जैसे गए हैं आपको वैसे ही आसन पे वापस आना। दिस इज योर त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज। त्रिकोण बनते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रायंगल पोज बोला जाता है। दिस आसन टोन्स अप द लेग मसल्स, स्टिफनेस रिमूव करता है आपके लेग्स में से और हिप्स में से, बैक एक और नेक स्प्रेन को भी रिलीज करता है, गुड फॉर बैक पेन। अगर आप अच्छे सही तरीके से सही अलाइनमेंट के साथ करता है, स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। प्रिकॉशंस, डोंट ओवर स्ट्रेच योर बॉडी व्हाइल प्रैक्टिसिंग, जबरदस्ती नहीं करना है। इफ नेक बिगिन टू हर्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, स्लाइटली ओवर इट। अगेन अगर आपको ऊपर देखने में दिक्कत हो रही है तो आप सामने देख सकते हैं। अवॉइड इफ यू हैव सीवियर पेन इन योर नेक, बैक एंड शोल्डर। अगर बहुत ज्यादा आपको नेक में पेन रहता है, ऊपर नहीं देखेंगे। बैक में पेन है, लाइक स्लिप डिस्क है, शोल्डर का प्रॉब्लम है लाइक फ्रोजन शोल्डर, वो लोग अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पार्श्व कोणासन, साइड एंगल पोज। सेम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री आसन, राइट से करेंगे एंड देन लेफ्ट से। दोनों पैरों में इसमें गैप ज्यादा रहेगा, लगभग 3.5 से 4 फीट का, मोर देन ट्रायंगल पोज। सेम राइट पंजा बाहर, लेफ्ट पंजा अंदर। राइट घुटने को मोड़ेंगे, इतना मोड़ना है कि आपका राइट थाई पैरेलल हो जाए, घुटना ज्यादा आगे नहीं निकलेगा, बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहे। यहीं से आप राइट हैंड को नीचे रखेंगे अपने राइट हील के पास, लेफ्ट हैंड को साइड में स्ट्रेच करेंगे। इतना स्ट्रेच करना है कि लेफ्ट फिंगर से लेके लेफ्ट हील एक लाइन में आ जाए, और यहीं पर आपको देखना है। आप कंफर्टेबल है तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देख सकते हैं, अदरवाइज सामने देख करके होल्ड करें। सांस भरते हुए वापस ऊपर आ जाए। So this is your पार्श्व कोणासन। पार्श्व मतलब साइड, कोण मतलब एंगल, आसन मतलब posture. So this asan tones up your ankle, your knee and your thighs. It will also reduce fat from your waist and your hip area because हम लोग side muscle, lateral muscle को stretch कर रहे हैं. Relieve sciatica and arthritic pain. जिनको जॉइंट पेन रहता है जनरली उनके लिए भी अच्छा है। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, मेक श्योर योर नी एंड हील शुड बी इन वन लाइन। ये घुटना आगे वाला जो है एड़ी एक लाइन में रहना चाहिए, घुटना ज्यादा आगे नहीं निकलेगा। एंड थाइज इज पैरेलल टू द फ्लोर, थाई आपका 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। स्ट्रेच द आर्म आउट ऑफ द ईयर, ईयर के ऊपर से आपको हाथ को लेकर जाना है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इनका हाथ से लेके पैर एक स्ट्रेट लाइन में है, ये इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कीप द हेड अप। कॉन्ट्राडिकेशंस है, पीपल हु अंडरगो रीसेंट किसी को सर्जरी हुआ है वो अवॉइड करेंगे। सीवियर नी पेन, घुटनों में दर्द है, वो लोग अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आता है कटी चक्रासन। कटी मतलब कमर, ये हमने सूक्ष्म व्यायाम में भी देखा था, जो 5 सूक्ष्म व्यायाम देखे थे कटी शक्ति विकासक पे, उसमें लास्ट वाला था जैसे हमने किया वही सेम है ये भी आसन और सूक्ष्म व्यायाम। सीधे खड़े रहेंगे, दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का फासला, हाथ सामने की तरफ। सांस भरते हुए आपको साइड में जाना है, राइट साइड, फिर सांस भरते हुए आएंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इस तरीके से जनरली ये आसन आपको आसनास में नहीं कराएंगे, सूक्ष्म व्यायाम में पूछ सकते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। दिस विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द स्पाइन, वेरी गुड फॉर बैक पेन। ये आपके स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। टोन्स अप योर नेक, शोल्डर, वेस्ट, बैक एंड हिप्स, गुड फॉर बैक स्टिफनेस। अगेन कमर दर्द जो स्टिफनेस है बैक में उसके लिए अच्छा है।
अगर स्पाइनल का कोई सर्जरी हुआ है, एब्डोमिनल सर्जरी है, वो लोग अवॉइड करेंगे। दंडासन, दंडासन आपने देखा अभी सूर्य नमस्कार में भी आया, बट दिस इज सिटिंग दंडासन। आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपको बैठना है दंडासन में। दोनों पैर सामने की तरफ रहेंगे, पंजे ऊपर की तरफ, फ्लैक्स करना है, हल्का सा पॉइंटेड नहीं होंगे, मतलब अंदर की तरफ खींचेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखना है, प्रेस हैंड्स टू द मैट और फ्लोर। स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए और थाइस को भी नीचे की तरफ प्रेस करना है। सो दिस इज जनरली दिस। इस तरीके से बैठेंगे, पैर सामने, हाथ साइड, ऐसे नहीं बैठना है, हाथों को शोल्डर्स पीछे की तरफ रोल बैक रहेंगे, स्पाइन लेंथन रहेगा, पंजे आगे की तरफ, सामने की तरफ खिंचे हुए रहेंगे, नी कैप को टाइट करेंगे, अपने काफ मसल्स को टाइट कर सकते हैं, थाई मसल्स को टाइट करके नीचे पुश करेंगे और ऊपर के साथ आप लोग होल्ड करें। दिस इज दंडासन। ये पोस्चर इंप्रूव करता है, बैक मसल को भी स्ट्रेंथन करेगा एंड डाइजेशन के लिए भी अच्छा है अगर आप सही से करते हैं तो। एंड दिस इज द बेसिक सिटिंग पोज फॉर ऑल द सिटिंग आसनास। जैसे कि अगर मैं बोलूं त्रिकोण आसन करना है, तो त्रिकोण आसन के लिए हम पहले समस्थिति ताड़ासन का पोजीशन लेंगे, फिर आसन में बढ़ेंगे। डायरेक्ट तो ताड़ासन में नहीं जाएंगे। वैसे ही अगर मैं सिटिंग आसनास कर रही हूँ, जैसे कि जानुशिरासन कर रही हूँ या फिर पश्चिमोत्तानासन कर रही हूँ, तो मैं पहले दंड आसन की स्थिति में बैठूंगी, उसके बाद नेक्स्ट पोस्चर में जाऊंगी। नेक्स्ट आता है आपका भद्रासन। ये आपका मेडिटेटिव कैटेगरी में आएगा, मतलब इसमें हम बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं या ध्यान लगा सकते हैं। इसको दो नामों से जाना जाता है। इसको बद्ध कोण आसन भी बोलते हैं, बाउंड एंगल पोज, और भद्रासन भी बोला जाता है। भद्रासन मतलब सुंदर, बद्ध कोण आसन मतलब बाउंड, बद्ध मतलब बाउंड, कोण मतलब एंगल एंड पोज, बद्ध कोण आसन या फिर भद्रासन। बटरफ्लाई पोज है इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो। जॉइन योर फीट टुगेदर, पंजों को मिला करके रखना है, दोनों हाथों से लॉक करेंगे। वहां पे आपको नीज फ्लैप नहीं करना है, सीधा बैठना है, कंधों को रोल करेंगे, चेस्ट आउट, शोल्डर्स बैक एंड ब्रीदिंग नॉर्मल। इतना ही करना है, डोंट मूव योर नीज, जस्ट स्टे हियर जितनी देर वो आपको बैठने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इम्प्रूव पोस्चर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ग्रेट पोस्चर फॉर लॉन्ग आवर्स ऑफ मेडिटेशन। जिनको पद्मासन या वज्रासन में नहीं बैठा जाता है वो भद्रासन में बैठ सकते हैं। गुड फॉर फीमेल्स जिनको मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है या हार्मोन रिलेटेड इश्यू रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो डिजीज का आप ध्यान रखें कि कौन सा आसन कौन सी डिजीज के लिए अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में आपको आगे जब हम पढ़ेंगे कोई डिजीज भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया कि आपके पास एक ग्रुप है जिनको अस्थमा है, 5 से 6 लोग हैं, तो आप अस्थमा वालों के लिए आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा कि आप उनको कौन से आसन करवाएंगे, कौन से ऐसे प्राणायाम करवाएंगे जो अस्थमा स्पेसिफिक पीपल के लिए अच्छे रहेंगे। तो जिसमें आप सारे चेस्ट ओपनिंग आसनास डालेंगे, जैसे कि बैक बेंडिंग पोजेस होते हैं, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। किसी को सियाटिका है तो अवॉइड करेंगे, नीज को नीचे आपको पुश करना है, ज्यादा पुश नहीं करना है। जिनको नी इंजरी रहता है या हिप इंजरी है वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आता है पद्मासन। दिस इज ऑल्सो योर मेडिटेटिव कैटेगरी। पद्मासन में बैठ करके भी हम ध्यान लगा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। राइट हील को लेफ्ट थाई पर रखा है, लेफ्ट हील को राइट थाई पर रखा है। बेनिफिट्स क्या है, इसको लोटस पोज बोलते हैं, पद मतलब लोटस, लोटस पोज इसको बोला जाता है। ओपन अप द हिप, स्ट्रेचेस द एंकल एंड योर नीज, calms the brain, increase awareness, स्पाइन आपका इसमें स्ट्रेट रहेगा एंड कीप द जॉइंट फ्लेक्सिबल। मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट स्टिफनेस है, और अगर वो ये डेली आसन करेंगे तो उनका स्टिफनेस धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। बट वहीं अगर मान लीजिए किसी को अगर नी का प्रॉब्लम है, नी इंजरी है, तो वो उसी टाइम पे उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे कि जो उसके बेनिफिट्स हैं, कहीं ना कहीं वही अगर उनको उसी जगह का कोई प्रॉब्लम है या सर्जरी है तो वही उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और वही आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ जाएंगे। तो आपको रटना नहीं है, आसन को समझिए, कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है वही उसके बेनिफिट्स हो जाएंगे, और वहीं पर अगर उनको प्रॉब्लम है तो वही उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन बन जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपका वज्रासन। दिस इज ऑल्सो मेडिटेटिव कैटेगरी। इसमें भी हम बैठ करके मेडिटेशन प्राणायाम ध्यान लगा सकते हैं। आपको इसमें आपके बिग टो जो है पैर के अंगूठे मिले हुए रहेंगे और आपको हिप को एड़ी पर टच करना है, एड़ियों पर बैठना है। गुड फॉर डाइजेशन। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा आसन है जो आप खाने की बात कर सकते हैं। ऑप्शन दे देंगे चक्रासन, सर्वांगासन या पादहस्तासन और वज्रासन। तो आपको वज्रासन पे टिक करना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गुड फॉर डाइजेशन, good for lower back pain, strengthen pelvic floor muscles, good for females, improve sleep, help to calm your mind. Again, if you have ankle and knee injury, नहीं करना है। hip injury है तो भी नहीं करें। एक सेकंड में। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस मैम। आप एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है अभी तक? समझ आ गया जितने भी आसन सूर्य नमस्कार करें? क्वेश्चंस मैम। किस तरीके से बनेंगे? ठीक है। तो पहले आपसे स्थूल व्यायाम तक करा आप लोगों ने। नेक्स्ट 3 आसनास कोई भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अभी हमने आज 12 आसन देखे, इसके अलावा और भी आसनास हैं। तो कोई भी 3 आसन आपको दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया त्रिकोण आसन करिए, उष्ट्रासन करिए, मंडूकासन करिए। तो वो तीनों आसन आपको बैक टू बैक परफॉर्म करने हैं मैट पर। वो आपको बोलेंगे पहले त्रिकोण करिए, आप त्रिकोण में जाएंगे। जितनी देर वो रुकने के लिए बोल रहे हैं उतनी देर आपको रुकना पड़ेगा और फिर आप वापस आ सकते हैं। फिर सेकंड पॉस्चर करेंगे और फिर थर्ड पॉस्चर करेंगे। नेक्स्ट हम जो उसके बाद पढ़ेंगे वो पूरा सीक्वेंस कंप्लीट होगा। अब जो 3 आसन आपने करे हैं त्रिकोण आसन, तो त्रिकोण आसन के बेनिफिट्स पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा। उष्ट्रासन करवाया है तो हो सकता है उष्ट्रासन का काउंटर पोज पूछ लिया जाए बेनिफिट्स की जगह। तो उष्ट्रासन का काउंटर पोज क्या हो जाएगा? बैक बेंडिंग है तो फॉरवर्ड बेंडिंग। शशांक आसन कर सकते हैं, योग मुद्रासन, जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो सब हो जाएंगे। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा आसन की डेफिनेशन पूछ लेंगे अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र विच इज स्थिर सुखम आसनम विद रेफरेंस स्पेशली लेवल 3 जो दे रहे हैं जस्ट 2/46। ये आपको पता होना चाहिए विद रेफरेंस कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा सूत्र नंबर है, या आसन की डेफिनेशन अगर पता है और उसके बेनिफिट्स क्या है अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र ये पता रहेंगे तो बेटर रहेगा। आसन का कैटेगरी मैंने बताया, कैटेगरी भी पूछा जा सकता है। और जब आप थ्योरी का एग्जाम देंगे तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने बताया, एक तो आपको वज्रासन का बताया वो इंपॉर्टेंट है। और कोई डिजीज देख करके पूछ सकते हैं कि कोई डिजीज आ गई, वैसे पूछ सकते हैं। लेसन प्लान बनवा सकते हैं कि मान लीजिए अभी मैं आपको बोलूं पीसीओडी है किसी को, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है आपके पास, फीमेल्स आएंगे 5 से 6, आपको उनके लिए लेसन प्लान बनाना है, मतलब क्लास डिजाइन करनी है पूरी। और ये आपको उस टाइम पे वाइवा में बताना पड़ेगा कि कौन कौन से आसन आप ऐड करेंगे। तो हम क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं? प्रार्थना से करते हैं। फिर आप उनको सूक्ष्म व्यायाम करवाएंगे। फिर आप उनको, क्योंकि फीमेल्स है तो आप उसको स्थूल व्यायाम करवा सकते हैं। हार्मोनल के लिए, बैलेंस करने के लिए सूर्य नमस्कार अच्छा होता है तो आप कुछ सूर्य नमस्कार ऐड करेंगे। अब आपको आसन वो लेने हैं जो फीमेल्स में पीसीओडी के लिए अच्छे हैं, जैसे कि मलासन, भद्रासन, हिप ओपनिंग आसन, जनरली अश्व संचलन आसन, ये सारे आसन, मंडूकासन, पादहस्तासन, ये सब आप उसमें ऐड करेंगे। फिर आप प्राणायाम भी उसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। फिर आप मुद्रा उसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, बंद उसके अकॉर्डिंग। फिर इस तरीके से आपका पूरा लेसन प्लान बनेगा। तो ये आपको वहां पर पे बोलना पड़ेगा। तो डिजीज कुछ याद रखें, तो जैसे कि कमर दर्द, बैक पेन पता होना चाहिए कि कौन से आसनास बैक पेन के लिए अच्छे हैं।
जितने भी पीछे झुकने वाले आसन है वो ऐड कर सकते हैं, आगे झुकने वाले ऐड नहीं करने हैं, इस चीज का ध्यान रखें खास करके। ठीक है, बैक पेन में आगे झुकने वाले आसन जनरल योगा में हम लोग नहीं कराते, थेरेपी पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, बट आगे झुकने वाले नहीं कराने हैं। पीछे झुकने वाले में हस्तोत्तानासन, अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसका लेसन प्लान बना सकते हैं। अस्थमा आ गया, चेस्ट ओपनिंग आसनास, जिसमें आपका लंग्स एक्सपैंड होता है, जैसे कि सेम बैक बेंडिंग पोजेस, चक्रासन है, अर्ध चक्रासन है, और आपका उष्ट्रासन है, भुजंगासन है, सेतुबंध आसन है, जिसमें भी आपका चेस्ट ओपन रहता है ताकि उनका ब्रीदिंग डीप हो जाए। तो ये अस्थमा के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से आपको वहां पे लेसन प्लान बताना पड़ेगा। साथ में लेवल 3 के लिए हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि अब आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं आसन के लिए। एक परफॉर्मेंस हो गया जो आपने कर दिया मैट पर, अब हो सकता है कि बिठा करके मैं सिर्फ ये बोलूं कि मीनाक्षी जी मुझे त्रिकोण आसन के इंस्ट्रक्शंस दीजिए, मुझे इंस्ट्रक्ट करिए और मैं परफॉर्म करूं। तो आपको उस टाइम पे करना नहीं है, तो सिर्फ बोलना है। ठीक है, कि आपको दोनों पैरों में 3 से 3.5 फीट का फासला रखेंगे, फिर राइट पंजे को बाहर लेंगे, लेफ्ट पंजा अंदर करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर ओपन करेंगे, फिर साइड से बेंड करेंगे। तो इस तरीके से आपको वहां पे इंस्ट्रक्शंस भी देने पड़ सकते हैं। तो आप पूरा प्रिपेयर होकर रखें ये सब चीजें। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। कोई क्वेश्चन अभी तक? नो काउंटर मैम। पोज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, पूछा जा सकता है एग्जाम में भी, थियोरी प्रैक्टिकल दो। ठीक है, अभी आपके आसनास बाकी हैं, आई थिंक 20 आसनास और हैं तो आपको पता होने चाहिए। आगे हम परसों पढ़ेंगे उनको, इसको रिवाइज करिए अच्छे से, जितना पढ़ा दिया है पढ़ते जाइए। साथ में आप चीजें मतलब जैसे अब आपका कल का टाइम फ्री है तो आप कोशिश करिए कि आप खुद नोट्स प्रिपेयर करें कि अच्छा मेरे को प्रेयर ये याद करनी है, एक प्रेयर याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं। अच्छा सूक्ष्म व्यायाम, ये इसके सूक्ष्म व्यायाम है। अच्छा उसमें षट क्रिया में मेरे को 2 चीजें पता होनी चाहिए, जल नीति और आपका वमन और और कपालभाति। स्थूल व्यायाम, अच्छा 2 स्थूल व्यायाम है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये धीरेन्द्र ब्रह्मचार्य ने दिया है, इसमें 48 है। ये सब आपको पता होने चाहिए। इस तरीके से आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए खुद से, तो आपको एग्जाम टाइम पे आसानी है। अदरवाइज फिर आप छाटते रह जाएंगे क्या पढ़ क्या। कोई क्वेश्चन? ऑल मैम क्लियर मैं अभी तक? मंडे को कुछ रीजन के कारण क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो चलेगा? हम आपकी रिकॉर्डिंग सुन हाँ, लीजिएगा, रिकॉर्डिंग। ओके रिकॉर्डिंग मैम। सुन लीजिएगा। आपके 20 आसनास और है, उसके बाद फिर आपके प्राणायाम आएगा, देन मुद्रास आएंगी, देन बंध आएंगे, फिर मेडिटेशन आएगा, फिर कुछ टीचिंग मेथड्स आएंगे। ठीक है, ओके, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, सी यू ऑन मंडे।